लोकसभा चुनाव 2024 दावा था अब की बार 400 पार, लेकिन 240 पर सिमट गए और सहयोगियों के साथ सरकार बनानी पड़ी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लैटरल एंट्री का एक जो नोटिफिकेशन आया था, सरकार को उसको विड्रॉ करना पड़ा, और उसमें वो भी सोशल जस्टिस के नाम पर, डाइवर्सिटी के नाम पर। पहले भी लैटरल एंट्री से बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए थे और उस पे उस समय सोशल जस्टिस याद नहीं आया। अभी भी कई जगह लैटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं, कई जगह अगर पता करें, स्पेशल एपिसोड हम आपको बताएंगे, लेकिन शायद नेताओं की नजर उस पर नहीं है। वो शोध का विषय है और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक एक सलाह मशविरा आया कि अगर राज्य चाहे तो SC ST कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। हालांकि उसमें शेड्यूल ट्राइब की ओर से कोई पिटीशन नहीं था, ये देखने की बात है। थोड़ा ओवर स्टेप कर गए जुडिशरी की ओर से कि उन्होंने क्रीमी लेयर की भी बात की। ये आते ही इसके बाद हंगामा मचा सोशल मीडिया पर। 21 तारीख को भारत बंद हुआ कल, और सरकार को ये कहना पड़ा कि क्रीमी लेयर हम नहीं लगाएंगे, लेकिन सरकार के लिए ये एक तरह से गले की फांस फंदा बन गया। अगर सब कैटेगराइजेशन करेगा तो 1108 जातियों में से किसको कहां रखेगा, ये वोट का गुना गणित होगा। तमाम ये मसले हैं। आखिर सरकार को क्यों पीछे हटना पड़ा इन मुद्दों पर? दूसरी बात है कि लगातार हम अम्बेडकरनामा पर ये इशू उठा रहे हैं कि अगर शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा नहीं हो तो नीट में कैसे बैठेगा, जो हायर जुडिशरी में कैसे बैठेगा, टॉप ब्यूरोक्रेट कैसे बनेगा, साइंटिस्ट कैसे बनेगा। अंग्रेजी शिक्षा, उच्च और अच्छी शिक्षा का जो हाल है, लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, बजट में कटौती हो चुकी है, निजीकरण तो चल ही रहा है। तो जब निजीकरण हो जाएगा, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, जो भी बचेंगी उसमें उच्च गुणवत्ता की जरूरत है, जिसके लिए पढ़ना जरूरी है। जिन समुदायों ने पहले अंग्रेजी शिक्षा ली या ठीक ठाक शिक्षा ली, वो नौकरी पेशों में आ गए, और जो शिक्षा में पीछे रही, सभी जातियों पर लागू होता है, सवर्णों पे भी होता है, EWS पे भी होता है, ट्राइब पे भी होता है, माइनॉरिटीज पे भी होता है, तमाम ऐसे समूहों पर होता है। ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट की बात नहीं है, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं है। तो जो शिक्षा में आ गया है वो सबसे आगे आ गया, क्योंकि ब्राह्मण सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा में आए, और 3rd डिवीजन उसी समय आया था, और 33% पास मार्क्स अंग्रेजों के जमाने में, तो वो नौकरी में आ गए। बुनियादी सवाल यही है कि आखिर 3 बार पिछले 6 वर्षों में भारत बंद दलितों ने किया है। एक बार 2 अप्रैल 18 को, दूसरी बार 5 मार्च 19 को रोस्टर के इशू पर, और तीसरी बार कल हुआ है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतों के लिए नेता सड़कों पे आते हैं और इन मुद्दों पर भारत कॉल देते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इन सभी मुद्दों पर वाम पक्ष की ओर से अम्बेडकरनामा पर चर्चा नहीं हुई। आज सुभाषिनी अली जी हैं, सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, CPIM की ओर से रही है, CPIM में है, लगातार एक्टिव रहती है और इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलती रहती है। इनसे समझने की कोशिश करेंगे जो पृष्ठभूमि मैंने बनाई, बैकग्राउंड बनाई इस डिस्कशन का, उनकी क्या राय है। स्वागत है मैम जी। थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा है रतनलाल जी, मैं समझती हूँ कि हमारी राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव अभी आया है, जिसका फायदा सही मायने में अगर उठाया गया तो शायद जो SC ST की हालत है, जो सुधरी नहीं है 75 सालों में, शायद उसमें कुछ सुधार आ सके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी एक अल्पमत में आ गई है और वो बहुत से अपनी नीतियों को लागू नहीं कर पा रही है, बहुत सी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। अभी जो उदाहरण आया 2-3 दिन पिछले 1 हफ्ते के अंदर, कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनके जजेस ने बड़ी बेहूदी टिप्पणी की क्रीमी लेयर के मामले को लेकर के, और उनके जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने लपक करके उसका बहुत स्वागत किया, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वहां बैठ के ही वो
रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे एससी एसटी का, इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। तो एक तो ये बात सामने आई। उसके बाद ये कैटेगराइजेशन वाला सवाल भी उन्होंने वहां पर पारित कर दिया। उसके बाद सरकार ने लैटरल एंट्री का एक बड़ा विज्ञापन दिया। ये इसको पहले भी कर चुके हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन शायद इतने बड़े पैमाने पर नौकरियों के लैटरल एंट्री द्वारा भरने की बात पहली बार कही गई। और इन सारी चीजों को लेकर के जो कुछ दलित राजनेता हैं या कुछ जो पार्टियां हैं, और खास तौर से कुछ पार्टियां जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी निर्भर है, उन्होंने अपने इस नई ताकत का कुछ इस्तेमाल किया और हम लोगों ने देखा कि कुछ परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी के नीति में या नियत में नहीं, लेकिन उनके कार्रवाइयों में। एक तो मंत्रिमंडल को, सरकार को ये कहना पड़ा, सार्वजनिक रूप से मानना पड़ा कि हम एससी एसटी के मामले में क्रीमी लेयर का सिद्धांत बिल्कुल भी लागू करने वाले नहीं हैं। उनको बहुत स्पष्ट रूप से कहना पड़ा। और ये बात बिल्कुल उचित है। हम लोग सब कह रहे हैं कि जो दलितों का सवाल है हमारे देश में, वो अस्पृश्यता के साथ जुड़ा हुआ है, अनटचेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा कठोर सामाजिक अन्याय जो आज भी वो झेल रहे हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए क्रीमी लेयर का एप्लीकेशन वहां बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसके पहले भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि मान लीजिए दलित वर्ग का कोई इंसान अधिकारी भी बन जाता है, डीएम भी बन जाता है, लेकिन क्या समाज में उसको वो दर्जा मिलेगा जो किसी सवर्ण डीएम को मिलता है? नहीं मिलेगा। या उसके बच्चों के साथ क्या दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा क्योंकि बाप डीएम बन गया है? नहीं, नहीं होगा। इसलिए क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है, वो एससी एसटी के मामले में कतई नहीं लागू किया जा सकता है। और जी। तमाम लोगों ने भी इस बात को उठाया और सरकार को भी, सिर्फ इसलिए कि वो अल्पमत अब आ गई है, नंबर 1। और नंबर 2, उसको अल्पमत में भेजने के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो दलित वर्ग के लोग हैं, वोटर हैं, उन्होंने जी। बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और चारों तरफ से ये बात आ रही है कि जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को इसके पहले वोट नहीं दिया था, या और कांग्रेस को भी पहले देते रहे लेकिन कई दशकों से नहीं दिया, उन्होंने संविधान को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत न हो पाए, इसके लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी को भी वोट देना मंजूर किया। ये बात सब लोग समझ गए हैं। और अब इसका अलग-अलग तरह से अलग-अलग नेताओं और पार्टियों के ऊपर असर भी पड़ रहा है। पहली बात तो मैंने जो कहा कि क्रीमी लेयर की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सार्वजनिक रूप से माननी पड़ी। उन्होंने कोई मनुवाद को छोड़ा नहीं है, मनुवादी नीतियों को छोड़ा नहीं है, लेकिन उस चुनाव में जो उनको झटका मिला, उसका नतीजा ये है कि उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम क्रीमी लेयर को लागू एससी एसटी के मामले में बिल्कुल नहीं करेंगे। ये एक बदली हुई परिस्थिति का नतीजा है। दूसरी बात, ये जो विज्ञापन निकाला गया था लैटरल एंट्री के लिए, जी। तो जी। जब उस पर मेरे ख्याल से चिराग पासवान की पार्टी ने भी बहुत विरोध किया और अन्य तमाम लोगों ने भी, तो उसको भी फिलहाल सरकार ने वापस ले लिया है और ये भी कहा है कि चूंकि हम मतलब तमाम तरह के लोगों को मौका देना चाहते हैं, इसलिए हम इसको वापस ले रहे हैं, तो वो भी वापस हो गया। अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो तमाम लोग दलित अधिकारों की लड़ाई के साथ जुड़े हुए हैं और ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत उपयुक्त मौका है कि तमाम चीज़ों के बारे में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए। केवल अगले चुनाव में दलित किसको वोट देंगे या कौन-सी उपजाति किसको वोट देगी, इससे ज़रा-सा अलग हट करके जो पूरा मामला है दलित उत्पीड़न का और दलित विकास का और दलित उद्धार का, उसको
बैठ करके स्टडी करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों में, मैं नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ, जी, लेकिन जी। जो चिंतक हैं, जैसे आनंद तेलतुंबड़े हैं और दूसरे भी तमाम लोग हैं, वो जो अ, सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने अलग-अलग तरह की राय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी रखा है, कैटेगराइज़ेशन के पक्ष में भी रखा है, कैटेगराइज़ेशन के खिलाफ भी रखा है। लेकिन जो डिबेट है, जो विमर्श है, वो केवल कैटेगराइज़ेशन तक सीमित अगर रहेगी, तो कुछ भी मैं नहीं समझती हूँ हासिल होने जा हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि असली बात क्या है? असली बात ये है कि भाई 75 या 77 साल से कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देती है रिजर्वेशन की शिक्षा में और नौकरी में, वो उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? उसका कहाँ तक किसको लाभ मिला है? कितने लोगों को ये आगे बढ़ा पाया है? असली मुद्दा तो ये है, जो हमारे देश के दलित जनता है, जो हमारे जनसंख्या के करीब-करीब मैं समझती हूँ 18 से 20% या 22%, छोटी जी। आबादी का हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस पूरे हिस्से का उत्थान कहाँ तक हुआ है? हुआ भी है कि नहीं हुआ है? एक तरफ तो अत्याचार की घटनाएँ कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। सामाजिक अत्याचार बढ़ रहा है। जो दलित महिलाएँ हैं, दलित लड़कियाँ हैं, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ रही हैं और पिछले 10 साल में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन उसके अलावा क्या ईमानदारी के साथ आरक्षण की नीति का क्रियान्वयन हुआ है? हुँ, क्या हुँ, हुँ, जो तमाम कैटेगरीज़ हैं, अगर हम सरकारी नौकरियों में देखें, ये अभी प्राइवेटाइज़ेशन की बात अलग रखते हुए, हुँ। जो क्रियान्वयन क्या हुआ है तमाम कैटेगरीज़ में आरक्षण की नीति का? या चौ चतुर्थ श्रेणी में, या जो अ, हर लेवल पे, हर लेवल सफाई पे। कर्मचारी हैं, उनमें है, फिर तीसरी श्रेणी को हम देखते हैं तो बहुत कम है, दूसरी श्रेणी में उससे भी ज़्यादा कम है। तो अब ये 75 साल के बाद ये बात कोई नहीं मानेगा कि योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि नौकरियाँ कितनी है साल में? आपको 40 देनी है, 50 देनी है, 100 देनी है, 200 देनी है। इससे कहीं ज़्यादा पढ़े-लिखे दलित लड़के-लड़कियाँ निकल रहे हैं स्कूलों से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजों से, लेकिन निश्चित रूप से आप उनको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये जगहें नहीं भरी जा रही हैं। तो पहली बात तो ये एक गंभीर मतलब इसका अध्ययन होना चाहिए कि एक्चुअली जो क्रियान्वयन हुआ है आरक्षण का, कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, उसमें किसमें ईमानदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी। और इसी तरह से हमको शिक्षण संस्थानों में भी देखना होगा कि क्या हुआ है अब तक, और मतलब कितने लोगों को लाभ मिल पाया, क्या वो आरक्षित जितने स्थान हैं, उनको पूरी तरह से भरा गया है, ये तो हमको देखना ही है। और अब जो सरकार की नीति है, उसको देखते हुए इसका क्या असर होने वाला है? जैसे कि आप अगर सरकारी शिक्षण स्थानों में आप जहाँ पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर उसमें फीस वृद्धि आप करने जा रहे हैं, अगर हुँ, उसमें हो जो चुकी है। यूजीसी पैसा लगाता है, वो घटने वाला है, तो आखिर जो आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि दलितों में जो फ़ायदा ले चुके हैं, उनके अलावा जो बहुत पिछड़ गए हैं उपजातियाँ, उनको हमें मौका देना है। लेकिन अगर आप फीस वृद्धि करेंगे, अगर आप स्कॉलरशिप्स में कटौती करेंगे, अगर आप हुँ, यूजीसी का जो ग्रांट देते हैं, उसको आप लोन में परिवर्तित करेंगे और सरकारी संस्थानों को भी फीस बढ़ा करके अपना काम चलाना होगा, तो आखिर फिर आप कितना बड़ा अंतर्विरोध आपकी नीतियों में है कि आप खत्म करना कहने है के बस। लिए तो कह रहे हैं, हमारे चंद्रचूड़ जी बहुत परेशान हैं कि कुछ दलित उपजातियाँ हैं जो दूसरी उपजातियों में शादी नहीं कर रहे हैं। भई ये तो मनुवादी व्यवस्था है इस देश में, वो तो सबको प्रभावित कर रहा है। लेकिन आपके दिल में अगर वास्तव में वो दुःख थोड़ा है दाहिनी की कि तरफ हो कुछ जाएँ मैम, लोग ज़्यादा थोड़ा पिछड़ थोड़ा गए हैं, राइट की ओर हो जाएँ थोड़ा, राइट की ओर। अगर आपको वास्तव में बहुत दिक्कत हो रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, तो फिर आप फीस वृद्धि की परमिशन क्यों दे रहे हैं?
आप यूजीसी को ग्रांट की बजाय लोन देने के लिए क्यों परमिशन दे रहे हैं? आप जो स्कॉलरशिप का पैसा है, उसको क्यों कम कर रहे हैं? उसको तो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये बड़े सवाल हैं शिक्षा को लेकर के। और फिर जब हम नौकरी की तरफ जाएँगे, तो अगर आप तमाम सरकारी संस्थानों में निजीकरण कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टराइज़ेशन कर रहे हैं, तमाम जो पक्की नौकरियाँ थी उनको कच्ची कर रहे हैं, तो फिर आपका आरक्षण या आरक्षित स्थान कितने बचेंगे? और आप हम्म। चाहते हैं कि आप कम करते जाएँ, घटाते चले जाएँ और उनके लिए आप झगड़ा लगा दें दलित समुदायों के बीच में कि हमको मिलना चाहिए और वो कहेंगे हमको मिलना चाहिए। तो असली लड़ाई, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उनकी ज़रूरतों को नहीं देखा जाना चाहिए, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। लेकिन असली चीज़ है कि आरक्षण के अंतर्गत आने वाली नौकरियाँ कितनी बची हैं और हम्म। अगले 5 सालों में कितनी बचने वाली हैं। अगर हम देखें कि जिस रफ्तार से ये सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रिक्त स्थानों को बिल्कुल नहीं भर रही है, जहाँ भी सरकारी नौकरियों का मामला होता है, वहाँ पेपर आउट हो जाता है और वो हम्म। नौकरियाँ, वो जगहें नहीं भरी जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसके चलने से आखिर ना नौकरी रहेगी, ना शिक्षण संस्थान में जगह मिलेगी। अभी आपने देखा कि जीएसटी लगाया जा रहा है आईआईटी के ऊपर। हम्म। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि देश, किसी दुनिया के देश में ऐसा होगा कि जहाँ पब्लिक एजुकेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो वैसे भी आपने, जो आप आईआईटी में अगर कोई दलित बच्चा प्रवेश पाता है, तो आप उसकी केवल फीस देते हैं। लेकिन उसकी जो किताबों का खर्च है, उसका जो हॉस्टल का खर्च है, उसका जो मेस का खर्च है, उसके बाकी जो खर्च है, वो तो आप नहीं दे रहे हैं। उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो एक सामान्य गरीब परिवार दलितों का कैसे उस बच्चे को एडमिशन पाने के बाद, अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमें इतना दुःख होता है कि बच्चे बड़े खुश होते हैं कि उनका एडमिशन हो गया आईआईटी में या उनका एडमिशन हो गया आईआईटी में। उनके परिवार के लोगों की बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ छपते हैं। देखिए हमारे देश में कितनी अच्छी व्यवस्था है कि बाप दहाड़ी मज़दूर था, लेकिन उसका बेटा आईआईटी में पहुँच गया। लेकिन कोई जाकर के देखता है कि क्या वो दाखिला ले पा रहा है आईआईटी में? उसका नाम आ लेट। गया है, हम्म। लेकिन क्या उसको दाखिला वो ले पा रहा है? वो क्या कर रहा है? वो लोगों से अपील कर रहा है कि चंदा दीजिए इस बच्चे को। क्यों चंदा दें? ये तो एक तरह से अपमानित किया जा रहा है लोगों को कि चंदा हम्म। दीजिए, क्राउड फंडिंग कीजिए। तो ये जो सरकार की नीतियों में जो ज़बरदस्त विरोधाभास है, इस पर मैं समझती हूँ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा, क्योंकि इसपे फिर आप तमाम लोगों को एकताबद्ध कर सकते हैं, जी 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 जिसकी जी। ज़रूरत है। आप अगर नौकरी के नाम पर, वैसे भी हमारा समाज विभाजित है, जाति आधार पर विभाजित है। अगर आप नौकरियां कम करके उस विभाजन को और भी ज्यादा तीखा बनाएंगे, तो हम्म। उसका नुकसान किसका होगा? नुकसान उनका होगा जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उस लड़ाई में बहुत पीछे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बेईमानी हो रही है कि कोई इनको सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिलता है और इसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है? लेकिन आपको नहीं मिलता है, जब आपका जी नहीं चाहता है, तो आपको सूटेबल, आप जहाँ पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा तो यही बेईमानी हो रही है, शिक्षण संस्थानों में। शिक्षण यही संस्थानों बुनियादी में बात, बुनियादी पढ़ाने बात यही वाले है। कोई, जी, कोई पढ़ाने वाला सूटेबल मिल ही नहीं रहा है, एससी और एसटी में। जो आदिवासी ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के वाइस चांसलर्स ट्राइबल्स नहीं हैं। वहाँ हम्म। के वाइस चांसलर्स एंटी ट्राइबल नियत के साथ वहां पर काम करते हैं और ट्राइबल बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। तो जी। ये सारी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है, ये बात सही है। चलिए, आप कंद हुआ, बड़े सवाल उठाए गए, मैं इसका हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन हम्म। बुनियादी सवालों पर चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बुनियादी सरकारें ये हैं कि चाहे ये सरकार हो, ये तो ज्यादा बेईमान है, और इसके पहले भी सरकारें
काफी बेईमानी कर चुकी है दलित वर्ग के साथ। ना उन्होंने आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया, ना शैक्षणिक संस्थानों में उनको दिया। तो ये भी हम लोग को देखना चाहिए कि क्या कुछ सरकारें हैं जो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कर रही हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ देखें, तो आज भी वहाँ जो शैक्षणिक संस्थान हैं, सरकार उनको काफ़ी हद तक चला रही है आज तक। स्कॉलरशिप भी दे रही है। मैंने देखा है कि केरला में एससी-एसटी बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है और वो नहीं समझते कि सरकार कोई बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि हाँ, ये तो हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर हम यूपी आते हैं और बिहार में भी शायद कुछ हद तक वही होगा। एमपी में बिहार में तो निश्चित रूप पूरा है। से ये है। बिहार हाँ? में कोई स्कॉलरशिप नहीं, बिहार में बंद है स्कॉलरशिप। मैं वही बात कह रही हूँ कि कभी कहते हैं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं आया, कभी स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा बंद कर देती है। तो यूपी में तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने शायद ही कोई बच्चा एससी-एसटी का देखा है जिसको स्कॉलरशिप मिल रही हो आज की तारीख में। मैंने मंत्री जी से जाके बात की, तो उन्होंने मुझे बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा हुँ, देखिए फंड जितना हमारे पास आता है स्कॉलरशिप के लिए, तो सबसे पहले तो जो दलित बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं हम उनको देते हैं। उसके बाद जो एडेड में पढ़ रहे हैं अगर कुछ बचता है तो उनको देते हैं और फिर हुँ, अगर कुछ बचता है तो जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमने कहा तो ये आपने कैसे तय कर लिया? कानून क्या कहता है? हुँ, कानून तो कहता है कि ऑल एससी एसटी चिल्ड्रन आर एंटाइटल्ड टू स्कॉलरशिप्स जहां भी वो पढ़ रहे हो, लेकिन हुँ। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो आप मक्कारी कर रहे हैं कि हमारा दिल बहुत दुख रहा है उन लोगों के लिए जो पिछड़ गए हैं, लेकिन अगर आपकी फीस इतनी हाई ऊंची होंगी और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो एससी एसटी कोटे का फायदा तो वही उठा पाएंगे जो थोड़ा बहुत फ़ायदा पहले भी उठा चुके हैं, तो आप तो ये उसको बढ़ चुका परपेचुएट कर रहे हैं ना, वो आप तो दुश्मनी। हाँ, और ऊपर से लड़ा भी रहे हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। ये जो बुनियादी बातें हैं, अब जैसे कि कल मैंने एक बड़े विचारक हैं, आपके मित्र भी रहे हैं, उन्होंने कह दिया, अब ये लैटरल एंट्री का विज्ञापन हट गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भारत में तो अब मेरी लड़ाई सामाजिक न्याय की समाप्त हो गई है, हम लोग जीत गए और मैं विदेश में जाके रहूँगा। तो इस तरह से भ्रम फैलाना मैं समझती हूँ ये बहुत खतरनाक है। लड़ाई जी, खत्म कहाँ? अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई है, शुरू नहीं हुई है। अभी शुरू नहीं हुई है। और आप देखिए कि अभी मैंने देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं और जो सफाई कर्मचारियों को सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको ये मिलना चाहिए, दस्ताने मिलने चाहिए और गमबूट मिलना कुछ चाहिए। नहीं मिलता है। अब आप देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर काम कर रहे हैं। फिर सरकार कहती है अच्छा चलिए हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दबाव बनाएंगे। अब वो महिलाओं को पुरुषों के गमबूट दे रहे हैं, महिलाओं को पुरुषों का दस्ताना दे रहे हैं। मतलब आप कहेंगे ये छोटी बात, ये छोटी बात नहीं है। ये हुँ, दिखाता है कि केवल बातें हो रही हैं, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन खास तौर से हमारे उत्तर भारत में जो स्थितियां हैं बहुत ही ज्यादा खराब है। और मैं तो कहूंगी, मैं तो अब देख रही हूँ अपने आसपास कानपुर जैसे शहर में कि जहां पहले कुछ बच्चों को स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता था, अब कम हो गया है, नहीं मिल पा रहा है। जहां पर कुछ नौकरियों की उम्मीद थी, अब वो भी सब समाप्त हो रही है क्योंकि नौकरियां नहीं है। सरकारी संस्थान की प्राइवेट, इसलिए कहती हूँ कि ये मौका ऐसा है जब सरकार अल्पमत में है और सरकार के दिल में दलितों के प्रति कुछ थोड़ा-सा डर भी पैदा हो गया है क्योंकि उन्होंने उनको वोट नहीं दिया पिछले इलेक्शन में, उनको हराया। तो ये ऐसा मौका है जब वास्तव में जो संगठन दलित अधिकार और दलित उत्पीड़न के खिलाफ और दलित अधिकार के पक्ष में लड़ रहे हैं, उनको बैठ करके इन बुनियादी सवालों पर बातचीत जी। करने की और इसको लेकर के एक अपनी कुछ रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और ये सोचना देखिए हमने लैटरल एंट्री को खत्म कर दिया, अरे कहाँ खत्म कर वो दिया? ये तो सिंबोलिज़्म है, वो वही सिंबोलिज़्म है।
है ना? जब तक सिंपल सक्षम लोग कितनी नहीं कितनी आएंगे। यूनिवर्सिटीज में नॉट नो एलिजिबल फाउंड को लेकर के तमाम जो आरक्षित स्थान है जी समाप्त जी कर दिए गए हैं। कौन देख रहा है इसको? जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं, जहां पर आज दलितों को होना चाहिए, वो वहां नहीं है। जो जहां पर पॉलिसी मेकिंग होती है, वहां पर हम्म। वो नहीं है। नहीं नीति है। आयोग में नहीं है, कोर्ट्स में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। तो ठीक है, जहां पर आरक्षण नहीं है, वहां तो होना चाहिए, ये तो एक बड़ी मांग है। लेकिन जहां पर नहीं है, ये बड़ा सवाल है और मैं जी समझती हूँ जी। इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है नहीं 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 नहीं, और एकदम बहुत वाहवाही बहुत ही लूटने की बात हो रही है। अभी उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए कास्ट सेंसस की मांग भी उठ रही है। जिसको लग रहा है कि कैटेगराइजेशन का विरोध करके शायद वोट मिलेगा, वो कैटेगराइजेशन का विरोध कर रहा है। जिनको लगता है कि शायद इसके पक्ष में बोलने से कुछ फायदा मिलेगा, वो पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल वहीं के वहीं है। जो जी कड़वी सच्चाई है दलितों के जीवन की और अब ट्राइबल्स के जीवन की भी, अब ट्राइबल्स में भी जी बहुत बहुत ज्यादा असंतोष है और बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये गुस्सा इसलिए है कि अब आज अगर संविधान बचाने की बात ये लोग कर रहे हैं, ट्राइबल्स और एससीज, तो इसका मतलब है कि वो संविधान की कीमत को भी समझने लगे हैं। तो जी अब वो जी ये भी जी समझने लगेंगे कि उनको संविधान में दिया क्या गया है और उनको मिला क्या है। असली हम्म। बात तो ये है कि जी संविधान का प्रॉमिस क्या है और उस प्रॉमिस की हकीकत क्या है, उसको समझने की और उसके क्रियान्वयन की जरूरत है। तो हमें जी। ये लग रहा है कि जिन लोगों ने, जिन समुदायों ने, अगर हम देखें, हम्म भाजपा को अल्पमत में लाने का काम किया है, एक तरफ दलित और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, हम्म इनके अधिकारों के बारे में, इनके ऊपर हो रहे हमलों के बारे में हम्म और इनके जो मतलब विकास ने इनको किस तरह से बाईपास किया है, हम्म। इस पर जिस तरह का गंभीर डिबेट होना चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। और जी मुझे लगता है कि आपके पास एक फोरम है, जहाँ पर निश्चित रूप से आप इस गंभीर डिबेट को चलाने का काम कर सकते हैं और करना चाहिए आपको। जी और तमाम लोगों का एक राउंड टेबल टाइप का करके, चाहे एक पूरे दिन का, इस पर विचार होना चाहिए कि हम हैं कहाँ। जी। और वाहवाही सब लूट रहे हैं कि भाई सब जीत हो गई, अब तो मैं विदेश में भी जाके रह सकता हूँ। क्या है ये? चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और लगातार अम्बेडकरनामा पे ये मुद्दा हम उठा रहे हैं कि पूरा रिजर्वेशन का मसला एजुकेशन से है। एजुकेशन सरकार नीचे से खत्म कर रही है, बजट में कटौती हो रही है। अब अंग्रेजी तो छोड़ दीजिए, गांव के में हिंदी में ही बढ़िया पढ़ाई होता था, वो भी अब ढंग से नहीं हो रहा है। सब सिर्फ नहीं खिचड़ी हो खिला, रही है। नहीं हो रहा है कुछ भी। आप इस पर इसलिए एक दोस्तों, दिन की पूरी अगर चर्चा वाकई चलाइए, किसी किसी वाकई एक जगह को वाकई लेकर के। आपको अपने अधिकार को सुरक्षित रखना है, तो शिक्षा के बुनियादी सवाल को, डॉक्टर अंबेडकर का पहला यही यही एजेंडा था, शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने के लिए उन्होंने कई संस्थाओं का निर्माण किया। पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, उसके बाद पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, उसके तहत सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज उन्होंने अरे खोला। रतन और लाल जी, अंबेडकर कॉलेजेस और अंबेडकर यूनिवर्सिटीज में प्रिंसिपल और हेडमास्टर तो दलित नहीं है। नहीं वहां वो मैं मास्टर कितने दलित प्रिंसिपल अपॉइंट किए गए? नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे शॉकिंग है बिल्कुल। लीडर के एजेंडा में नहीं है ये बात। सवाल ये है। जी शुक्रिया इसीलिए मैम, थैंक यू। लीडर्स को एक आध बुला करके, लेकिन जो एक्टिविस्ट है उनको बुला करके इन गंभीर सवालों पर आप चर्चा करवाइए। ठीक है मैम, शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकर नामा।